आज हम समाजशास्त्र के पाठ बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में पर आधारित कुछ प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ये प्रश्न आपके परीक्षा में भी आ सकते हैं और आपकी किताब के पीछे भी दी गए हैं। पहला प्रश्न, अदृश्य हाथ का क्या तात्पर्य है? बाजार की क्रमबद्धता की वजह से लेन-देन में शामिल व्यक्ति इस बाजार की स्थापना का इरादा नहीं रखते। जो अदृश्य बल इन व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदलता है, उसे ही एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ का नाम दिया। और हम सब जानते ही हैं कि एडम स्मिथ एक अंग्रेजी राजनैतिक अर्थशास्त्री थे। दूसरा प्रश्न, बाजार पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण से किस तरह अलग है? अर्थशास्त्री पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में बाजार किस प्रकार से कार्य करता है, जैसे कि मूल्य किस प्रकार से तय होता है, या फिर लोगों में पैसे बचाने या ज्यादा खर्च करने के तरीके किस प्रकार उत्पन्न किए जा सकते हैं, इस पर गौर करता है। अर्थशास्त्र में अदृश्य हाथ व खुले बाजार की विशेष भूमिका है। दूसरी तरफ समाजशास्त्र में बाजार एक सामाजिक संस्था है जो सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित होती हैं और यह सांस्कृतिक तरीके सामूहिक या प्रतिष्ठा से जुड़े भी हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न, उदाहरण देकर पणीयकरण का अर्थ समझाइए। जब कोई वस्तु बाजार में बेची या खरीदी जा सकती हो, उस प्रक्रिया को हम पणीयकरण कहते हैं। पूंजीवाद की व्यवस्था में श्रम का पंजीकरण हो चुका है। जब हमने पाठ पढ़ा तब हम कार्ल मार्क्स की बात कर रहे थे और तब हमने देखा कि श्रमिक किस प्रकार से अपना श्रम बेचते हैं और उनको बदले में उसका मुनाफा नहीं मिलता। वह भी पंजीकरण का एक हिस्सा है। उसी के साथ-साथ समय, पानी और हवा जैसी चीजें भी आजकल बाजार में बिकने लग गई हैं। चौथा प्रश्न, उदारीकरण से हम क्या समझते हैं? उदारवाद एक आर्थिक नीति है जिसमें पूंजी, श्रम और व्यापार में सरकारी दखलंदाजी कम कर देना, विदेशी वस्तुओं की आसान आयात और विदेशी कंपनियों को विश्व के अलग-अलग देशों में उपयोग स्थापित करने की सहूलियत शामिल है। उदारवाद के तहत सरकारी कंपनियों का निजीकरण हो जाता है। ये प्रश्न आपके 2018 वाले पेपर में भी आया था। प्रश्न 5, प्रतिष्ठा और उपभोग के बीच क्या नाता है? मैक्स वेबर के अनुसार लोग जो सामान खरीदते हैं या जिन वस्तुओं का वे उपयोग करते हैं, वे उनकी परिस्थिति से जुड़ा होता है। परिस्थिति यानी कि स्टेटस। आपकी किताब में गाड़ियों का उदाहरण दिया गया है। किताब के अनुसार लोगों के पास कौन-सी गाड़ी है या किस ब्रांड का मोबाइल वो इस्तेमाल करते हैं, वह उससे उनकी सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति का अनुमान हम लगा सकते हैं। छठा प्रश्न, भूमंडलीकरण के तहत कौन-कौन सी प्रक्रिया शामिल है? भूमंडलीकरण से संबंधित प्रक्रिया सिर्फ आर्थिक नहीं होती, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक भी होती हैं। जब वस्तुएं, पूंजी और समाचार का संचालन विश्व भर होता हो, उसे ही हम भूमंडलीकरण कहते हैं। उसकी विशेषता दुनिया के चारों कोनों में बाजार का विस्तार और एकाकीकरण बढ़ाना भी है। सातवां प्रश्न, उपनिवेशवाद का भारतीय अर्थशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ा? उपनिवेशवाद के साथ भारत की आर्थिक व्यवस्था में पूंजीवाद का प्रवेश हुआ। इसके साथ ही साथ भारत में उन पदार्थों की उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया जिनकी मांग यूरोप में थी, और ऐसा इसलिए था ताकि जो अंग्रेज व्यापारी भारत में काम कर रहे थे उनका लाभ हो। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि मौद्रीकरण यानी कि रुपए पैसों का इस्तेमाल भारत में पहले से मौजूद था और उपनिवेशवाद के साथ उसका प्रवेश नहीं हुआ। आठवां प्रश्न,
उदारवाद के कुछ लाभों और दुष्परिणामों की सूची बनाई है। उदारवादिता की वजह से भारत में विदेशी वस्तुएं बिकना शुरू हो गईं, जो पहले यहाँ पर नहीं मिलती थी। और यह हम 1991 की बात कर रहे हैं, उसके बाद से। सरकारी कंपनियों के निजीकरण से उनकी कुशलता बढ़ी और विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में बड़े स्तर पर प्रवेश कर पाया। भारत के किसानों को भी कुछ लाभ हुआ क्योंकि अब वे विदेशी उत्पादों का उपयोग कर पा रहे थे। यह सारे उदारवाद के कुछ लाभ हैं। दूसरी तरफ भारतीय उद्योग के कुछ क्षेत्र जैसे कि ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ी बनाना या इलेक्ट्रॉनिक्स पर गहरा असर हुआ क्योंकि इन उत्पादों की मांग विदेश में नहीं थी। इसके साथ-साथ कृषियों को मिलने वाली सहायता मूल्य या सब्सिडी भी धीरे-धीरे कम होने लग गई थी। इन सब पर गौर करके हम यह कह सकते हैं कि भारत की आत्मनिर्भरता पर उदारवाद का नकारात्मक असर हुआ।